सभी प्यारे से विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ध्यान रखिए लाल, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेकर बैठिए लाल। जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जो चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पर बढ़ रहे हैं, तो लेक्चर को कंटिन्यू देखिएगा। आज के लेक्चर में जो है हम कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त है। इंपॉर्टेंट है कहने मतलब कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, और हम यहाँ पर बात करेंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं। इससे रिलेटेड हम लोगों ने लेक्चर पढ़ा भी है, इससे पहले लेक्चर अपलोड किया जा चुका है, लेकिन आज के लेक्चर में थोड़ा डिफरेंस से टाइप की डिफिनीशन और बेहतर समझाने का प्रयास किया जाएगा कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको हो सकता है उस लेक्चर से विधिवत ना समझ में आया हो, तो आज के लेक्चर उनके लिए यूजफुल है। तो ध्यान दीजिएगा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठ जाइए, और जब भी आप लेक्चर देखें तो पेपर कलम लेके जरूर बैठिए, नोट्स जरूर बनाइए, है ना। और लेक्चर देखते समय अगर किसी टाइप का कोई भी क्वेश्चन यदि आपके माइंड में आ रहा है तो बेशक बेचक बेधड़क होकर क्वेश्चन आप कमेंट्स के थ्रू कंफर्मेशन कर सकते हैं। इस चीज को जरूर ध्यान रखिए। तो आज के लेक्चर में हम लोग कंफर्मेशन करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स की बात करेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ही स्टार्टिंग होती है कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की बात। तो यहाँ पर माइंड में कंट्रास्ट कर लीजिए, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स क्या होते हैं, है ना। क्यों बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स क्या होते हैं आप लोग बताएं। हाँ, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं बट लेते नहीं, ऐसा कंडीशन ना। मतलब यार इस चैप्टर पे एक चीज मेन पॉइंट्स आप लोग कंटेस्ट कर लेंगे, जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं इनके बीच में जो होती है, इसमें सारी चीजें जो होती है, सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूँ पिछले लेक्चर में, लेकिन आज के लेक्चर में यहाँ पर और डीपली थोड़ा डिफरेंस अच्छे से तैयार करेंगे, समझेंगे। जैसे हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड, तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड से पहले हम लोग चलते हैं किसकी तरफ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरफ। कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि किसी यहाँ डोनेट इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है। जैसे कोई एटम है, दोनों एटम की तरफ से ए की तरफ से इलेक्ट्रॉन क्या किया जाएगा, डोनेट किया जाएगा, और डोनेट किए गए इलेक्ट्रॉन को बी एटम क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। कंफर्म हो गया ना। मतलब कि ये भी एक बॉन्ड होता है, लेकिन इस बॉन्ड में, इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में क्या होता है कि किसी एक परमाणु की तरफ से इलेक्ट्रॉन दिया जाता है बट लिया नहीं, है ना। मतलब ये कंडीशन, जैसे यहाँ पर जब बात कर, तो मेरी समझ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है या डेटिव बॉन्ड क्या होता है, इसकी डिफिनीशन क्या जाएगी, ऐसे तथ्य या प्रमाण, ऐसे तथ्य या प्रमाण जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता का कार्य करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन देते हैं बट वो लेते नहीं। अब जो इलेक्ट्रॉन, जिस परमाणु की तरफ से इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो उस एटम को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, दाता। और जो उस दिए गए इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करता है उसको क्या कहते हैं, ग्राही। मतलब कि डोनेट, डोनर, है ना। मतलब इस कंफर्म हो गया ना। जैसे दो एटम है आपका एक, और एक चीज ये भी ध्यान होना चाहिए क्या कि ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं ये कब बनता है, तब बनता है जब, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है, तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन लेने नहीं, जैसे कब बनता है, तब जब मतलब अपना स्टेप को कंप्लीट कर ले, और जब तक वो अपना स्टेप कंप्लीट नहीं करेगा तब तक वो इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं देगा। मतलब कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है, तब बनता है जब किन्हीं दो परमाणु में से एक वो परमाणु जो इलेक्ट्रॉन वो युग्म देने का कार्य कर रहा है वो पहले अपना स्टेप पूरा कर लेगा। अपना स्टेप पूरा करने के बाद उसके बाद जो शेष इलेक्ट्रॉन बचा होगा, उसी शेष बचे हुए इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, वो किसी अदर एटम को डोनेट कर देता है। तो आज यदि आपसे कोई क्वेश्चन पुट अप करें क्या कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है, तो आप क्या बोलेंगे, आप कहेंगे कि तब बनता है जब अब वो अपना परमाणु स्टेप पहले पूरा कर लेगा। अपना स्टेप पूरा करने के बाद उसके पास जो शेष इलेक्ट्रॉन बचे होंगे, उस बचे हुए शेष इलेक्ट्रॉन को किसी अन्य तत्व परमाणु को क्या करता है, वो डोनेट कर देता है। क्लियर, ये चीज पहला पॉइंट यहाँ पर क्लियर। दूसरा पॉइंट कंट्रास्ट कर लीजिएगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ये इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है, ये दे देता है। और हमको ये भी मालूम होना चाहिए क्या कि वन लोन पेयर का मतलब, वन लोन पेयर का मतलब टू इलेक्ट्रॉन, वन लोन पेयर का मतलब टू लोन पेयर का मतलब कंफर्म हो गया ना। इस प्रकार से थ्री का मतलब कंफर्म हो गया ना, क्लियर हो गई सारी चीजें ना। ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, टू लोन पेयर होते हैं, क्योंकि उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स नंबर कितने होते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स नंबर की बात करेंगे तो 6 होते हैं। वन
वो 2 इलेक्ट्रॉन का यूज कर लेता है शेयरिंग के थ्रू, सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड जो भी अपना करे, लेकिन उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन शेष बच जाते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन शेष बचने का मतलब उसके पास 2 लोन पेयर है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 2, और जितने होंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना भाई। जैसे कहा गया कि 4 इलेक्ट्रॉन से, तो 4 का हाफ करोगे तो 2 लोन पेयर, तो 2 का 2 से करोगे आपका कंफर्म हो गया, 3 होगा तो 6 का निकल आएगा आपका। क्लियर हो गया ना? तो एक चीज ये ध्यान रखिएगा, हमारे माइंड में चीज कंफर्म हो गया, मतलब कंठस्थ कर लीजिएगा इस चीज को, और कि जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है ये किन्हीं तो परमाणुओं के बीच की बात होती है, जिसमें से कोई एटम है अपने पास इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, लेकिन वो किसी को दे देता है बट लेता नहीं। लेकिन हम यहाँ पर जिस टॉपिक की तरफ, जिस लेक्चर की तरफ जा रहे हैं, जिस बात की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर जिक्र किया जा रहा है कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में पहली चीज हमने सीख लिया कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है, कि इसमें आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ये सबसे अच्छी पहचान है कि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। लेकिन हम इसकी थोड़ा और अच्छी विधिवत से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है कि एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में हर साल ही इसमें से 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसका भी जिक्र किया जाएगा। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि कोऑर्डिनेट जो कंपाउंड्स होते हैं ये कैसे होते हैं या इनकी पहचान क्या है। अभी पहचान इसलिए जरूरी है क्योंकि यदि आपके सामने कहीं पर ये लिखा हो, क्या MgSO4, क्या लिखा है MgSO4, आपके सामने लिखा है क्या K2SO4, आपके सामने लिखा हुआ है क्या Na2SO4, आपके सामने लिखा है क्या KCl, आपके सामने लिखा हुआ है MgCl2, आपके सामने लिखा हुआ है Na2SO3, या आपके सामने लिखा हुआ है Na2CO3। ये कई सारे कंपाउंड्स आपके सामने प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर लिखे हुए हैं। यदि आपको पहचान नहीं पता है तो आप यही कहोगे हाँ ये भी हो सकता है कोऑर्डिनेट कंपाउंड, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की पहचान क्या होती है ये जानना जरूरी होती है। क्लियर? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की पहचान या कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की पहचान क्या होती है, देखिए सबसे पहली बात उसमें स्मॉल ब्रैकेट क्या होगा, स्मॉल ब्रैकेट होगा। क्लियर? और कौन सा होगा, बिग ब्रैकेट। ये 2 ब्रैकेट्स उनमें प्रेजेंट होंगे। एक पहचान नॉर्मल तरीके से जो समझने की कोशिश की जा रही है, मतलब जो भी कंपाउंड्स होते हैं लाल, उनमें आपका स्मॉल ब्रैकेट होगा और ये आपका बिग ब्रैकेट प्रेजेंट होगा। यदि ये प्रेजेंट है तो ये क्या है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है क्या, ये इसका यूज अक्सर किया जाता है आईसी केमिस्ट्री में। कैसे, ध्यान देते हैं, हमने लिखा है यहाँ पर MgOH का कोऑर्डिनेट। आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स है, तो आप बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें स्मॉल ब्रैकेट प्रेजेंट है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन बिग ब्रैकेट प्रेजेंट नहीं है। मतलब और जो कि ये आपको बताया गया क्या कि जो आपके कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं उनमें आपका स्मॉल एंड बिग ब्रैकेट दोनों प्रेजेंट होने चाहिए। क्लियर? इसकी ये चीज बताई गई। अभी आप घर पर जाते तो MgOH का होल ट्वाइस पढ़ते, हो सकता कोई अगला कंपाउंड पढ़ते। अगला कंपाउंड क्या था, CaOH का होल ट्वाइस, तो आप कहते ये भी हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। पहली चीज नॉर्मल सी बात, जिन मींस स्ट्रक्चर देख के हम थोड़ा सेंस लगा सकते हैं क्या कि ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है कि नहीं है। ये चीज यहाँ पर हमने कंफर्म कर लिया कि ऐसा होगा तब है, यदि नहीं है तो नहीं। क्लियर? चलिए चल पॉइंट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये कोऑर्डिनेट, लेकिन अब आपके माइंड में अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, आपके माइंड में अगला क्वेश्चन ये आया होगा कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स अंततः होता कैसा है ना? कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स अंततः होता कैसा है, ये कैसा दिखता है ना? इस चीज का कंफर्मेशन करने के लिए ध्यान दीजिएगा। जैसे अक्सर आप लोगों ने कुछ कंपाउंड्स पढ़े होंगे, जैसे कुछ कंपाउंड्स पढ़े होंगे, जिक्र करेंगे K4, याद आया K4, फिर क्या हो जाएगा Fe, स्मॉल ब्रैकेट में Cn 6 × 6। क्लियर? ये दोनों चीजें अब आप कहेंगे कि इसमें तो ओनली स्मॉल ब्रैकेट का यूज हुआ, बिग का नहीं हुआ। हाँ, अभी मैंने स्ट्रक्चर कंप्लीट, आप देखिए अब यूज हो गया। अब आपने देखा क्या है कि एक ये कंपाउंड मीन देखिए, एक ये ब्रैकेट है, दूसरा ये, मतलब इसमें दोनों ब्रैकेट प्रेजेंट है। कंफर्म हो गया। और इसका स्ट्रक्चर देखिए, इस फॉर्मूले का जो फॉर्म देखिए, इस कंपाउंड का फॉर्मूला देखिए, इन सभी कंपाउंड के फॉर्मूला की अपेक्षा क्या है, डिफरेंट। क्या डिफरेंस आ रहा है भाई? यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर ये Fe,
और ये CN, ये सब क्या है, बिग एंड स्मॉल ब्रैकेट में प्रेजेंट है। लेकिन अब हम यहाँ पर आपके माइंड में ये चीज कंट्रास्ट हो गई ना, क्या कि जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं ये होते कैसे हैं, जो नॉर्मल कंपाउंड में साइक्लिक कंपाउंड या उसी कंपाउंड से होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई बात, समझ में आया कि नहीं आया, कंफर्म बताइए, क्लियर हो गई बात ना। चलिए अच्छा, अब हम लोग ध्यान देते हैं कि ये कंपाउंड तो हमने देखा, अब आपके माइंड में अगला क्वेश्चन क्या आया है, अगला क्वेश्चन आपके माइंड में ये आया होगा कि हम इसका नाम क्या है। आपके माइंड में अगला क्वेश्चन ये आ सकता है कि इसका नाम क्या होगा। देखिए जब इसके नाम की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, जब इसके नेम की बात करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर, पहली चीज पोटेशियम, FeCN6, इन सबको बोलना सीखेंगे हम लोग, पहचानेंगे कि इसमें इसको क्या कहते हैं, इसमें इसको क्या कहते हैं, और इसे क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, मतलब बात को समझना है यहाँ पर क्या। अब आपके माइंड में एक इमेज बनाना है, कौन सा इमेज, एक नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर दूसरा हम जिक्र करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। माइंड में सेंस आ सकता है OC एंड IC, तो ये IC में जा रहा है, मतलब कि कहने मतलब इसमें आपके कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स मींस कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है। क्लियर, ध्यान दीजिएगा, आप अपने माइंड में इमेज बनाइएगा। क्या इमेज बनाएंगे कि जैसे आप नॉमेनक्लेचर ऑफ, क्या हो जाएगा, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लियर, ऑर्गेनिक कंपाउंड। वैसे ही अब यहां पर क्या देंगे लाल, नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ध्यान दीजिएगा, जब आप नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे थे तो वहां पर कई सारे रूल्स थे, कई सारे रूल्स आप लोग फॉलो करते थे। मींस क्या रूल्स फॉलो करते थे आप, ये रूल्स, जैसे हमने एक कंपाउंड यहां पर दिया C4H10 या हमने दिया C5H12, अब आपके माइंड में मींस इन सभी का जब आपसे नाम पूछा जाता था तो आप क्या कहते थे, आप वहां पर वर्ड रूल देखते थे, आप प्रीफिक्स देखते थे, बॉन्ड देखते थे, मींस प्राइमरी सफिक्स देखते थे, सेकेंडरी सफिक्स मतलब कि FG देखते थे। क्लियर, ये सारी चीजें आप लोग देखते थे, किस केमिस्ट्री में देखते थे, किस कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करने में देखते थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करने के लिए आप ये सारी चीजें क्या करते थे, देखते थे। ऐसे ही अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक, मतलब कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का भी नॉमेनक्लेचर करने के लिए आप इसमें ये चीज देखेंगे कि इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इस CN को क्या कहते हैं, मतलब Fe को क्या कहते हैं, और पोटेशियम को क्या कहते हैं। क्लियर, लेकिन एक बात और यहाँ से समझिएगा, ये हमने जो कंपाउंड लिखे हैं ये एक होमोलोगस सीरीज है। कौन सी सीरीज है, होमोलोगस का मतलब क्या होता है, होमोलोगस का मतलब क्या होगा बताएंगे आप लोग, होमोलोगस सीरीज, तो होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या होता है, देखिए बात को समझिएगा यहाँ पर, होमो का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसी सीरीज जिसमें डिफरेंस इक्वल हो। अपनी लैंग्वेज में समझने का प्रयास करते हैं क्योंकि अपना कॉन्सेप्ट क्या है, ये चीज को कंठस्थ कर लीजिएगा, हम अपने तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि होमोलोगस क्या है। होमोलोगस एक ऐसी चीज, मतलब कि एक सीरीज का नाम, मतलब जिसको बोलते हैं सजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी, ऐसी श्रेणी जिसमें किन्हीं दो कंपाउंड्स या जितने भी कंपाउंड्स हैं उन सभी में डिफरेंस है ना। जैसे क्या डिफरेंस होगा आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक ग्रुप डिफरेंस होगा, उस ग्रुप को बोलेंगे हाई CH2 मतलब कैसे, CH4 देखिए C4H10 C5H12 में कितने का डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, क्या क्वेश्चन आना चाहिए कि जो थर्ड आपका कंपाउंड जाएगा, वो उस कंपाउंड का नाम क्या है, आगे बात सुने, मतलब ये जो कंपाउंड्स है तो यहाँ पे लिखेंगे C5H12, हम इसमें CH2 को ऐड करेंगे, मतलब थर्ड कंपाउंड बनेगा C6 और H14। अब फिर इसमें हम CH2 ऐड करेंगे, एक नया कंपाउंड बनेगा, क्या बनेगा, C7H16। आपने सीखा कुछ यहाँ पे, आपके सामने एक दिया गया ये कंपाउंड, दूसरा ये कंपाउंड,
फिर एक कंपाउंड हमने ये बनाया, फिर अगला कंपाउंड बनाया। आपने देखा ये जो कंपाउंड से दिया और जो ये कंपाउंड है और जो इस कंपाउंड का जिक्र किया गया, सभी कंपाउंड्स में डिफरेंस कितने कितने का आ रहा है? CH2 CH2। अंततः आप यही कहेंगे सभी में डिफरेंस कितने कितने का है? CH2 बोलेंगे। सभी में डिफरेंस कितने कितने का? CH2 का डिफरेंस है। क्लियर? कंफर्म होगी बात। तो यहाँ जो इक्वल डिफरेंस है, इसी इक्वल डिफरेंस की वजह से ऐसी सीरीज को या ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, सजातीय सीरीज। आ गई बात में? यहीं पर आज हम लोगों ने ये भी कंफर्म कर लिया कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है। ये चीज कंठस्थ हो गई सभी लोगों को, समझ में आ गया ना? चलिए अच्छा, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। और एक चीज ये भी याद रखिएगा, इनके नेम क्या है? नेम को तो आप पता ही है, क्योंकि आपको पता है कि जो 1 कार्बन होता है, 1 कार्बन के लिए क्या होता है? मेथ होता है। मतलब यहाँ लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे C1 C2 C3। तो C1 के लिए मेथ हो जाएगा, और 2 के लिए एथ हो जाएगा, और 3 के लिए प्रोप हो जाएगा, है ना? और जब 6 की बात करेंगे, C6 के लिए हेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेक्स। अगर हम 8 की बात करेंगे, C8 के लिए, तो क्या हो जाएगा? ऑक्ट हो जाएगा। नई बात समझ में आई? ऑक्ट। कंफर्म होगी बात ना? जब हम यही 15 के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? पेंटाडिक। क्या हो जाएगा? पेंटाडिक। ये सारी चीजें आपको समझाया गया था पिछले लेक्चर में भी, एक बार इसका लेक्चर बना हुआ था, है ना? क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई बात? ध्यान दीजिएगा। अब हमने यहाँ पर देखा कितने कार्बन प्रेजेंट हैं? 4। तो 4 कार्बन के लिए क्या होता है? ब्यूट होता है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है। सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है। बॉन्ड ही मतलब कि बॉन्ड, डबल बॉन्ड क्यों नहीं प्रेजेंट है? मतलब डबल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? सिंगल बॉन्ड। सेंटेंस पे ध्यान देना, मैंने क्या बोला? मतलब सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है। सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि कॉम्बिनेशन के थ्रू ही स्ट्रक्चर बनके तैयार हुआ। आप कंफर्मेशन करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कितने कार्बन है? 4 है। तो लिखेंगे 1 2 3 4। कंफर्म हो गई बात ना? आप क्या करेंगे, क्योंकि इस चीज को कंफर्मेशन करना जरूरी है कि मैंने बोला कि सिंगल बॉन्ड ही, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, वो बात सेंटेंस पे ध्यान देना। सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, नॉर्मल तरीके से बोल रहा हूँ, है ना? कॉन्फिडेंस है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है, मतलब ये कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस है कि ये सिंगल बॉन्ड ही होगा। बट कैसे, ये भी जरूरी है कंफर्मेशन करने के लिए, है ना? हमको पता है कि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4 होती है। 4 का मतलब बोले तो क्या होती है? ऐसा कार्बन की वैलेंसी टेट्रा वैलेंसी। क्या होती है? टेट्रा वैलेंसी। मतलब कि ये इसके आउटर, इसका मतलब क्या होता है? इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन। हाँ, क्या होते हैं? हाँ, मतलब कि जो कार्बन होता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते हैं, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। दैट इज इसकी वैलेंसी क्या होती है? टेट्रा वैलेंसी। और यदि आपसे कोई पूछे कि कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? क्या होते हैं? 4। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? कितने होते हैं? 4 होते हैं। क्लियर? और वैलेंसी दैट इज वही होगी। क्लियर? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए 8 कंप्लीट करने के लिए। ऐसा कुछ है ना? तो यहाँ पर हमने देखा कि एक कार्बन के साथ में कितने यहाँ पर जुड़ रहे हैं? 3। अब देखिए, और हाइड्रोजन हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिंगल बॉन्ड। ये देखिए, क्लियर? अब हाइड्रोजन जुड़ेगा यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा। नई बात समझ में? क्लियर? कंफर्म हो गया ना? और कार्बन कहीं पर भी डबल बॉन्ड यहाँ पर लगाएगा नहीं। हम नहीं मानते, हम लगा सकते हैं। लगा सकते हो तो स्ट्रक्चर भी चेंज हो सकता है ना? इसलिए हम यहाँ पर कहीं डबल बॉन्ड नहीं लगाएंगे। और डबल बॉन्ड लगाएंगे तो हाइड्रोजन संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब हाइड्रोजन संख्या कम हो जाएगी तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो उसका नेम कुछ और हो जाएगा। नई बात समझ में आई? इसलिए अब यहाँ काउंट करो, कितने कार्बन है? कितने कार्बन है? कितने कार्बन है? 4 है। तो देखिए यहाँ 1 2 3 4। तो 4 के लिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर? ब्यूट। कंफर्म हो गया ना? अब देखो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 10 है ना? तो देखो 3 + 2 कितने हो गए? 3 + 2 5 + 2 7 और 7 + 3 10। कंफर्मेशन हो गया। मतलब कि इसका जो फॉर्मूला बनेगा क्या है? C4H10, जिसका स्ट्रक्चर ये है। मतलब ये कंफर्म हो गया क्या? C4H10 जो होता है ये क्या है? एक ब्यूटेन ही होगा।
ब्यूटीन या अदर कोई कंपाउंड्स का नेम नहीं होगा। ब्यूटीन तब होता जब यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता, बट यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। ये बात समझ में आ गई? नहीं बात समझ में आ गया? सब लोग समझ में आ गया? क्लियर हो गया? क्यों भैया? अच्छा अब ध्यान दीजिए, इसको हम कैसे क्या हम लोग जैसे कभी एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में या टाइम कम बचा मेरे पास, तब हम कैसे क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाने का टाइम नहीं है, तब वहां पर क्या करेंगे, तो एल्केन सीरीज के लिए हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं। यहाँ पर दिया गया कार्बन नंबर कितने हैं? 4। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 ऐड कर दीजिएगा, हाइड्रोजन नंबर मालूम चल जाएगा। आगे बात सुनिए, मतलब ये चीज है, आपके पास स्ट्रक्चर बनाने का टाइम नहीं है तो आप क्या करेंगे, इस ट्रिक को यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? जैसे एग्जांपल कार्बन नंबर आप बोलेंगे, तुरंत हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे। कार्बन किस कार्बन का पंप किया जाए, सब 5 कर लीजिए, 5 का तो है, 5 का, हाँ चलिए 5 का करते हैं। हमने यहाँ पर लिखा क्या, C5, तो C5 मतलब हमने क्या कहा कि 2 से मल्टीप्लाई करना, कितना हो गया 10 और 2 इसमें ऐड कर देना, कितना हो गया। तो अब देखो क्या बनेगा, C5H12, देखो इसमें है ये देखो कंफर्म हो गया। क्लियर ना? मतलब हम अगला जैसे हमने कहा कि 9 के लिए देखते हैं, C9 तो इंटू 2 कितना हो गया 18 और 2 ऐड कर देना, कितना हो गया 20, मतलब C9H20 नॉन इन। नहीं बात समझिए, मतलब आपको क्या करना है, 2 से पहले उस कार्बन के सफिक्स में प्रीफिक्स में लिखी हुई संख्या क्या करेंगे, मतलब जो कार्बन की संख्या जो लिखी हुई जितनी, उसको 2 से पहले क्या करेंगे, फिर 2 क्या करेंगे इज इक्वल टू हाइड्रोजन नंबर हम लोगों को मालूम चल जाएगा। क्लियर? तो ये सारी बातें आप लोगों को कंफर्मेशन हो गया ना, क्लियर हो गया ना। अच्छा, तो ये सारी चीजें जो थी, जहां पर हमने बात कंफर्मेशन किया कि नॉमेनक्लेचर, मतलब कि जब हम किसी आदि कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं तो हमको वहां पर कुछ रूल्स मालूम होने चाहिए। अब सेंस लगाइए, यदि आपको ये चीज ना मालूम होता कि C1 के लिए क्या होता है, C2 के लिए क्या होता है, C3 के लिए क्या होता है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होता है, डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है, तो क्या आप इस कंपाउंड का नाम बता पाते? बता पाते? नहीं बता पाते ना। ऐसे ही कहने मतलब कि किसी भी इनऑर्डिनरी कंपाउंड्स, मतलब कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर बताने के लिए भी अब आपके माइंड में एक सेंस आया होगा, इसके भी कुछ रूल्स होंगे, इसके भी कुछ फॉर्मूले होंगे, जिसके तहत हम फॉर्मूले बनाते हैं और फॉर्मूले का नेमिंग करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर बताया, हमने क्या सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि फॉर्मूले बनाते हैं फिर उसकी नेमिंग करते हैं। ऐसे ही जैसे किसी भी आर्गेनिक कंपाउंड्स का जब आप लोगों ने नॉमेनक्लेचर ऑफ आर्गेनिक कंपाउंड्स का जब आप लोगों ने नेमिंग किया होगा, तो वहां पर आप अपनी तरफ से फॉर्मूले बनाते रहेंगे। ऐसा कुछ है, मतलब कि जो मन में आए वो फॉर्मूले बना दिए, उसकी नेमिंग करते थे। मतलब जैसे हमने कहा यहाँ पर ये कंपाउंड, एक एग्जांपल देखिएगा, हम चैन अपनी तरफ से बनाते हैं, कंपाउंड्स अपनी तरफ से बना रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर किया, इस हाइड्रोजन को यहाँ पर ड्रॉप कर दिया, इसकी जगह पर क्या आ गया, एल्किल जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया हमने? एल्किल। तो हमने एल्किल जोड़ दिया ना, तो एल्किल का मतलब क्या है कि अब ये फॉर्मूला चेंज हो गया, ये फॉर्मूला चेंज हो गया, जिसका नेम भी चेंज हो गया। अब इसमें प्रीफिक्स दिया गया है, मतलब कि इसमें एल्किल दिया गया है। एल्किल में हमने यहाँ पर एक एग्जांपल बताया कि R इज इक्वल टू, भैया हम लोग यहाँ पर मेथिल लिखेंगे, लेकिन घर पर जाके आप लोगों को ये चीज पता है कि R क्या होता है, एक एल्काइल ग्रुप होता है जिसमें मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल होता है। तो मैंने एक एग्जांपल मेथाइल का दिया, तो घर पर आप जाके आप R इक्वल टू मेथिल का एग्जांपल यहाँ कोचिंग यहाँ पर पढ़ चुके, आप घर पर जाके पढ़ोगे, लिखोगे, फॉर्मूला बनाओगे अगला R इक्वल टू C2H5 दैट इज एथाइल। क्लियर? तो इसी तरीके को हम लोग क्या कहते हैं, इसी तरीके को हम लोग कहते हैं कि अपने तरीके से हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं फिर नेमिंग करते हैं। ऐसा कुछ है। अब देखिए हमने यहाँ पर मेथिल का दिया, घर पर जाके आपने एथिल का किया, तो ये क्या है, फॉर्मूला आपने चेंज कर दिया ना, क्योंकि आपको नॉलेज है, आपको पता है क्या कि R इज इक्वल टू क्या क्या होता है। ऐसे ही क्या करेंगे हम लोग, एक कंपाउंड आपके सामने यहाँ पर देखिए दिया गया है, ये देखिएगा, ये कंपाउंड दिया गया है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा, क्या एक ही कंपाउंड ऐसा है? नहीं, ऐसा एक ही कंपाउंड नहीं, ऐसे कई सारे कंपाउंड्स हैं। जैसे हमने, जब आप ओसी केमिस्ट्री में आप फॉर्मूले बनाते हो, स्ट्रक्चर बनाते हो, नेमिंग अपने तरीके से करते हो, है ना, वैसे ही आप यहाँ पर क्या करोगे, किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड फॉर्मूला अपनी तरफ से बनाना है, और बनाने के बाद क्या करना है, उसके डिफरेंस आपको देना है। क्लियर?
तो ये सारे पॉइंट समझ में आ गए सब लोगों को? किसको नहीं समझ में आ रहा है? सब लोग कंटेस्ट करके बताइए। इस रो पे सभी लोगों को नहीं समझ में आया, इस रो पे लास्ट पे सभी लोग समझ हो गया। अब देखिए, अब इसमें इस लेक्चर का मेन पॉइंट देखिएगा। मेन पॉइंट क्या है कि हम लोग यहाँ पर एक चीज नोटिस करेंगे कि हमने एक चीज कंफर्म कर लिया। क्या इसमें सबसे प्यारा पॉइंट किया जाएगा नोट में, हमने यहाँ पर एक चीज ये सीख लिया, जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो होते हैं उसमें जो होते हैं उनके कुछ रूल्स होंगे, उनके कुछ फॉर्मूले होंगे, है ना। उनके रूल्स को पहले याद करेंगे, उस कंपाउंड्स में किस ग्रुप को क्या कहते हैं, है ना, ये सारी चीज समझेंगे। दूसरी बात, पहला पॉइंट से दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो होते हैं इनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जिसमें इनके ग्रुप्स के नाम अलग अलग होते हैं। इनकी नेमिंग सेम वैसे होती है जैसे ओसी केमिस्ट्री में करते हैं। माइंड में कंटेस्ट कर लिया। अब आप बताइए, चलिए अच्छा, अब आप लोगों को इस क्वेश्चन में पुटअप करता हूँ, ये चीज कंफर्म कर दीजिए। क्या जैसे ये सारे कंपाउंड थे, ये सब कंपाउंड थे जिनकी नेमिंग हम लोग करना सीख गए थे, लेकिन अब क्या है कि ऐसे क्या हम लोग अगला कोई फॉर्मूला बना सकते हैं? ऐसे कोई अगला फॉर्मूला बना सकते हैं? आपके माइंड में क्वेश्चन ये होगा कि हम अभी नहीं बना सकते, क्योंकि हमने अभी इसके बारे में नहीं पढ़ा है। हाँ, यदि मैं आपसे कहूँ कि इससे रिलेटेड क्या अगला फॉर्मूला बना सकते हैं? आप कहेंगे हाँ हम बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको चीज पता होगी कि आपको फॉर्मूले अलग अलग बना के उसकी नेमिंग करना आपको आता है। क्योंकि मतलब यहाँ पर एक ही चीज सिमिलरिटी में है कि जैसे आप ओसी केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करते थे, उसके कुछ रूल्स होते थे, वैसे ही कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे, इसके भी कुछ अपने रूल्स। जब ये चीज पता हो जाएगी तो आप नेक्स्ट टाइम क्या बोलोगे? यही कहोगे, हाँ मैं अगला फॉर्मूला इसका बना सकता हूँ, मतलब इसका अगला फॉर्मूला बना सकता हूँ और इसकी नेमिंग भी मैं कर सकता हूँ। बट कब तक नहीं कर सकते? जब तक इसका नॉलेज नहीं होगा। चलिए, अब हम लोग सारी चीज यहाँ पर एक एक पॉइंट को समझते हैं। कैसे? ध्यान देते हैं। जैसे आपको ये चीज मालूम होना चाहिए, इस एलिमेंट को क्या बोलते हैं? कार्बन। क्लियर? और इसे क्या कहते हैं? मतलब इन दोनों एटम को कार्बन से हाइड्रोजन बोलते हैं। ये चीज वैसे ही ध्यान रखना, इसे क्या बोलेंगे? पोटेशियम। पोटेशियम। इसे क्या बोलेंगे? आयरन। इसे क्या बोलेंगे? साइनाइड। अब कंफर्म, इतनी सारी चीजें दी गई। क्लियर? अब यही चीज डिफरेंस है। अब इससे यहाँ अब सबसे जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की दूसरी पहचान, जो सबसे अच्छी पहचान है, अब इनका हम क्लासिफिकेशन करते हैं। मतलब जैसे जब कोई आपसे पूछता कि ओसी केमिस्ट्री में ये आर को क्या कहते हैं, आप कहते थे एल्काइल। क्लियर? मेथाइल एथाइल प्रोपाइल जो भी होता, वैसे ही इन सभी ग्रुप्स में कुछ अलग अलग नाम होंगे। क्या बोलते हैं? अब ये चीज समझो, बिल्कुल सीरियस होकर सुनना आप चीज, है ना, क्योंकि और दिमाग में मैं आपके माइंड में सिर्फ यही इमेज बनाना चाहता था कि आप समझ जाइए क्या कि जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की नेमिंग होती है ये सेम वैसे ही होती है जैसे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात की जाती है। वहाँ भी कुछ रूल्स होते थे, रूल्स के तहत हम बहुत सारे, है ना, कंपाउंड्स की नेमिंग करते थे। थोड़ा सा याद दिलाऊं, जैसे जब वहाँ पर कहीं दो एल्किल जुड़ते थे तो मैं आपसे कहता था अल्फाबेटिकल का यूज करते हैं। अल्फाबेटिकल में जो पहले आएगा उसको पहले लिखोगे, जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखते थे। सेम यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। अल्फाबेटिकल में जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में आएगा बाद में। क्लियर? बट कैसे? इस और वहां पर क्या करते थे? प्रीफिक्स की पोजीशन पहले लिखते थे, फिर प्रीफिक्स का नाम लिखते थे। यहाँ पर भी वही चीज करेंगे, पहले हम उसकी पोजीशन लिखेंगे फिर उसकी नेम लिखेंगे। चलिए ध्यान देते हैं यहाँ पर। अब तक के जितने लोग, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये एशियन यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाला जो चैनल है आप सभी के लिए जबरदस्त है। मैं प्रयास करूंगा केमिस्ट्री से रिलेटेड जो वीकनेस है उसको मैं दूर कर सकूं, और इस चैनल पे थोड़ा डिफरेंशियल वर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या? क्योंकि ऑनलाइन की दुनिया में न जाने कौन कैसे कैसे स्टूडेंट्स मिलते होंगे, तो इसमें मैं प्रयास करूंगा कि इसकी प्लेलिस्ट स्टूडेंट के बेस पर प्लेलिस्ट का क्लासिफिकेशन करूंगा। मतलब प्लेलिस्ट में जो वीक स्टूडेंट्स हैं, जिनको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, छोटी छोटी चीज़ें पढ़ना है, तो उनके लिए भी क्लासेज इस पर दी जाएगी। मतलब वो अपना जाएंगे प्लेलिस्ट में, जाएंगे प्लेलिस्ट में अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग क्लासेज मीन्स प्लेलिस्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसमें लेक्चर सारे देखेंगे। ये हमने इसका मंथन किया, हमने इस पर थोड़ा नोटिस किया कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डायरेक्टली उनका बेस वीक होता है, लेकिन वो लेक्चर्स जब देखते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है।
तो उसे और अच्छा बेहतर बनाने के लिए हम प्रयास, हमारे मन में क्वेश्चंस आया, इसको हम आप लोगों के बीच में जल्द से जल्द प्लेलिस्ट के थ्रू पहुंचाएंगे। मतलब प्लेलिस्ट का भी क्लासिफिकेशन करेंगे। ऑनलाइन वाले सभी लोग ध्यान दीजिएगा। आप अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग आपके अंदर जैसी भी वीकनेस है उस वीकनेस को दूर करने के लिए आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइएगा। वहाँ पर आपके अकॉर्डिंग मतलब छोटी सी छोटी चीज़ें केमिस्ट्री की, बेसिक चीज़ें केमिस्ट्री की, सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, है ना। तो आप प्लेलिस्ट में उससे एजुकेशन से रिलेटेड मतलब कि किस टाइप के क्वेश्चंस या किस टाइप के टॉपिक इसमें दिए गए हैं ये प्लेलिस्ट का नाम ही बताएगा। प्लेलिस्ट के नेम के अकॉर्डिंग आप प्लेलिस्ट के सभी लेक्चर की तरफ जाइएगा और एक एक पॉइंट को समझिएगा। क्लियर? ये सभी के लिए सबसे प्यारा पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो लेक्चर तो देखते हैं लेकिन उनकी बहुत सारे वीकनेस पॉइंट्स होते हैं, तो उन्हीं के लिए, उनकी सुविधा के लिए प्लेलिस्ट ऑप्शन मतलब ओपन कर दिया है। क्लियर? हाँ, बहुत सारे और कुछ स्टूडेंट्स जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, चैनल मोनेटाइज है, आप मेंबरशिप के थ्रू मतलब कि आप ऑनलाइन क्लासेस सेपरेट ले सकते हैं, ये भी सुविधा आपके लिए उपलब्ध है। चलिए अच्छा ध्यान देते हैं। अब यहाँ पर इस कोऑर्डिनेट, अब आप लोग कंफर्मेशन कीजिए, कोऑर्डिनेट कंपाउंड सभी लोगों का कंफर्म हो गया। कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या होते हैं सभी लोग क्लियर है? कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में पहचान क्या है? इसमें स्मॉल ब्रैकेट्स एंड बिग ब्रैकेट्स। अब इसमें जो सबसे मेन पॉइंट्स, अब हम लोग पर्सनली, अब आप अपने माइंड से कोऑर्डिनेट मतलब जो आपके आर्गेनिक केमिस्ट्री है, आर्गेनिक कंपाउंड्स को थोड़ा दूर कर दीजिए। उसको इस टॉपिक को थोड़ा समझने के लिए हमने उसका जिक्र किया। अब आप अपने माइंड में कंटेस्ट कर लीजिए इस चीज को। क्या अब ये जो आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स है इसमें इतने पोर्शन को ध्यान दीजिएगा, ये जो पोर्शन इतना है, ये पोर्शन, इसे क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स। ध्यान दीजिए, क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स, है ना। अब ध्यान दीजिए, मतलब कि सभी लोग दिख रहा है, दिख रहा है मतलब ये पोर्शन, एक मिनट रख कर देता हूँ थोड़ा। ध्यान दीजिए, मैंने कहा इस एफी से यहां तक ये इतना पोर्शन क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स। अब ध्यान दीजिएगा, लेकिन अब ये पोर्शन क्या कहलाएगा? अब देखिए इतना पोर्शन क्या कहलाएगा? पूरा ये कॉम्प्लेक्स। अब इस कॉम्प्लेक्स में जो जो चीजें हैं उनको क्या कहेंगे? तो इतनी चीजें, ये तो कंफर्म हो गया ना, इतनी चीजें क्या है? कॉम्प्लेक्स। मतलब Fe से Cn 6 टाइम 6 दिया गया है, तो ये कंफर्म हो गया क्या है? ये कॉम्प्लेक्स है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स पे क्या क्या चीजें हैं? ये जो Cn होता है, Cn को लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिगेंड। अच्छा, लिगेंड हो गया। जो ये Fe है इसको क्या बोलते हैं? इसको सेंट्रल एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल, केंद्रीय परमाणु। केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु आयन, ठीक है ना। इसे बोलेंगे सेंट्रल या ऐसे लिख लो सेंट्रल मेटल आयन ऑब्लिक में इसे आप क्या कर सकते हो? एटम। कंफर्म? सेंट्रल मेटल आयन या बोलेंगे सेंट्रल मेटल क्या? एटम। कंफर्म हो गया ना? केंद्रीय परमाणु। अच्छा, ये चीज पता हो गई ना। Cn क्या होता है ये भी पता हो गया। लिगेंड्स होते हैं, अब लिगेंड्स पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, उनके भी नेम बताए जाएंगे। अब सीरियस यहीं से होना है, बिल्कुल इजी तरीके से समझाऊंगा, है ना। आपको ध्यान रखिएगा, बोर्ड पेपर के लिए जबरदस्त है, बोर्ड पेपर के लिए जबरदस्त है। और इसमें कुछ चीजें, बेसिक चीजें, इनका फॉर्मूला बता दूंगा, ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप कभी भूलोगे नहीं अपनी लाइफ में, है ना। लेकिन इसके लिए लेक्चर से कंटिन्यू जुड़े रहिएगा आप लोग। अब ये जो 6 लिखा है, ये 6 क्या होता है? नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ लिगेंड। क्लियर? अच्छा, इसी नंबर ऑफ लिगेंड्स को और कुछ कहते हैं क्या? कोऑर्डिनेट नंबर। कोऑर्डिनेट नंबर। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे ऑब्लिक में? या थोड़ा करके लिखेंगे कोऑर्डिनेट नंबर। अच्छा, आपके माइंड में क्वेश्चन थी ये क्या होता है? क्योंकि हमने Fe पढ़ लिया क्या होता है। Fe आपका सेंट्रल एटम होता है, Cn लिगेंड्स होता है, 6 जो होता है क्या होता है? ये कोऑर्डिनेट नंबर, जिसको आप बोलते हो नंबर ऑफ लिगेंड्स बोल सकते हो। और अब आपके माइंड क्वेश्चन होगा ये पोटेशियम क्या है? पोटेशियम ये आयन होता है, इसको आयन लिख लेना। आयन हमने क्यों लिखा? क्योंकि आयन में कैटायन भी हो सकता है एंड एनायन भी हो सकता है, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे? ओनली आयन लिखते हैं। ये सारी बात समझ में आ गई ना। चलिए अच्छा, अब सीरियस होकर थोड़ा और समझते हैं कि एक चीज दिया Fe पे जो होती है, एक चीज लिखते हैं Fe पर। आप लोग जैसे मैं कभी जिक्र करता हूँ क्या
कि जो Fe होता है लाल, इस पर +2 एंड +3, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसकी जो होगी क्या होगी लाल, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर Fe की क्या होगी +2। तो एक पॉइंट यहाँ लिख सकते हैं क्या, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा Fe का, ON नंबर क्या होगा +2, याद रखिएगा। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +2 होगा, कंफर्म हो गया ना। ये सारी चीजें हमने एक चीज सीखा कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में की पहचान क्या होती है, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में जितनी चीजें दी जाती हैं उन्हें क्या क्या कहते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों ने कंठस्थ कर लिया, समझ में आ गया सब लोग। एक बार फिर से जल्दी से मैं एक बार रिवीजन करता हूँ कैसे, चलिए ध्यान देते हैं सब लोग। ये जो कंपाउंड्स होता है, इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहते हैं, क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड। इतनी देर जो आपने लेक्चर में पढ़ा उसका सिर्फ 1 मिनट में रिवीजन, कैसे रिवीजन देखो क्लियर। अब हमने देखा ये जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में जो लिगेंड होता है ये स्मॉल ब्रैकेट में लिखा होता है, सेंट्रल एटम और ये जो लिगेंड, ये सारी चीजें बिग ब्रैकेट्स में लिखी होती है, क्लियर। अब Fe बिग ब्रैकेट्स में जितनी सारी चीजें लिखी होती हैं उनको हम लोग कॉम्प्लेक्स कहते हैं, संकुल कहते हैं हिंदी में, क्लियर। लेकिन अब Fe में जो ये Fe होता है, मतलब कि बिग ब्रैकेट्स में जो चीज लिखी होती है उसको कॉम्प्लेक्स, लेकिन इस बिग ब्रैकेट्स में जो जो चीजें होती है उनको क्या क्या कहते हैं, जो Fe प्रेजेंट होगा, Fe आपका सेंट्रल एटम आयन या सेंट्रल एटम क्या बोला, या सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। केंद्रीय परमाणु होता है, ये केंद्रीय परमाणु का मतलब हाँ ये सेंटर में लिखा जाएगा, क्लियर। अब ध्यान, अभी यहीं पर ये भी बताऊंगा कि रिलेशन बिटवीन ऑफ द, या रिलेशन मतलब कि लिगेंड और सेंट्रल एटम में क्या रिलेशन होता है, इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन होता है। ध्यान, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है यहाँ से। जो ये Cn होता है ये क्या होता है, ये Cn क्या होता है, Cn ये लिगेंड हो जाएगा। अब ये जो 6 लिखा होता है ये क्या नंबर ऑफ लिगेंड, कोऑर्डिनेट नंबर। सेंट्रल एटम के ऊपर इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग निकालना आता होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ये निकालना नहीं आता, इस पर लेक्चर बना दूंगा। तो Fe की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +2 तो लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर +2। और ये पोटेशियम को लिखेंगे आयन, क्योंकि आयन 2 टाइप्स होते हैं, कैटायन एंड एनायन। तो किसी भी कैटायंस, किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में कैटायन या एनायन प्रेजेंट होंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर ओनली आयन लिखते हैं, आयन में कैटायन। तो ये सारी चीजें कंफर्म हो गई, ये सारी चीजें कंफर्म हो गई ना, नहीं समझ में आया, क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। तो अब आपने कि आपके माइंड, अच्छा अब ये चीज तो हम तो लोग समझ चुके हैं कि ये सारे कंपाउंड्स में किस फॉर्मूले को क्या क्या, किस किस ग्रुप को क्या क्या कहते हैं। आप जरा ध्यान देना, जिस टाइप से आप R को क्या बोलते थे एल्काइल होता था, अब यहीं पर ध्यान दे, पोटेशियम होगा कहीं तो पोटेशियम ही लिखा जाएगा। डिफरेंस चीजें हम लोग यहाँ सीखेंगे, है ना। इसमें और एक चीज, Fe और Cn के बीच में Cn जो होता है ये Cn माइनस, ये जो होता है Cn ये माइनस, ये अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन देता है, ध्यान रखिएगा। Cn माइनस में जो कार्बन होता है ये अपना क्या करता है, Cn माइनस में ये क्या करता है, लोन पे इलेक्ट्रॉन ये देता है किसको, Fe को देता है। किस टाइप से कैसे देता है ये सारी चीज हम लोग समझेंगे अगले लेक्चर में। लेकिन यहाँ पे एक चीज भी समझ लो, ये जो Fe होता है ये सेंट्रल एटम मतलब ये सेंटर में लिखा जाएगा। दूसरी चीज, ये जो Cn होता है इसको साइनाइड नहीं साइनो बोलते हैं, यहाँ क्या बोलेंगे, साइनो बोलेंगे। और साइनो क्यों बोलेंगे, ऐसे और जितने भी हमारे लिगेंड्स होंगे नेगेटिव में, या उन्हें और क्या कहते हैं, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। कार्बोनेट होते हैं, कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, है ना, तो सारी चीज समझेंगे। Fe जो होता है ये आयरन है, इसको फेरेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेरेट बोलते हैं। इससे मिलते जुलते और भी, इनका भी मैंने ट्रिक नहीं बताया आपको याद करने का। ट्रिक मतलब जैसे हमने एक आपको बता दिया आयरन है, फेरेट हो गया, तो इसकी पहचान क्या है, सेम वैसे ही। कैसे, जैसे हमने कहा ये जैसे लिखा हुआ है CH3, इसके जो नेम की बात करते हैं तो ये मेथाइल होता है, इनके नाम के लास्ट में इल आया, तो ऐसा कुछ होगा ना, इनके भी नाम के लास्ट में ATE। तो ऐसे और कितने सारे होंगे उनका भी जिक्र करेंगे। मतलब कि अभी तो विधिवत ऐसे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इनका भी ट्रिक मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। अगले लेक्चर में इनका ट्रिक बताऊंगा, तो ये प्रॉमिस करता हूँ। आप पेपर पहली बार पढ़ रहे हैं, मुझे विश्वास है, और मुझे ये भी 100% विश्वास है कि आप नेक्स्ट लेक्चर में आप कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का नेमिंग करना सीख जाओगे, क्लियर। चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और लेकिन माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कम लेके पढ़िएगा। ओके, बेस्ट।